चीज़ बताऊं भाई, आज हमको सारा का सारा जो हमको बताया वो बताया हमारे मोहम्मद कैफ भाई ने। एक नंबर गाइड थे वो हमारे। तो जो फिफ्थ मुगल बादशाह थे शाहजहाँ, उन्हें एक एज अ टाइटल नेम तो आपको पता है दुनिया जानती थी एज अ किंग के नाम एंड एज अ एम्परर के नाम से, बट उनको एक निक नेम और दिया हुआ था और वो निक नेम आज की डेट में ताजमहल की सबसे वीआईपी टेबल है। आज भी अगर कोई वीआईपी या वीवीआईपी सेलिब्रिटीज अगर ताजमहल विजिट करने आते हैं तो अपनी फैमिली या अपनी वाइफ के साथ हमेशा उसी टेबल पर से फोटोज कराते हैं। जो आज तो मैं कह रहा था भाई कि यहाँ पे जो ताजमहल बना हुआ है ना, ये जो ताजमहल बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा फिज़िक्स से भरा पड़ा है। नो केमिस्ट्री नो बायोलॉजी, ओनली फिज़िक्स। तुमको लेडीज़ में जाना है, मेरे को जेंट्स में जाना है और वहाँ पे आना है आगे, ठीक है? हो मत जाना। और भाई ये ना जो फाउंटेन आपको दिख रहे हैं, अभी तो ये इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, लेकिन जब ये बनाए गए थे ना भाई, तब आपको यकीन नहीं करोगे इसके अंदर जो फिज़िक्स है ना, आपको बताता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सुबह सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्ते एंड नमन। सुबह इट्स अ न्यू डे, अ न्यू मॉर्निंग एंड आज की मैं शुरुआत जो है वो कर रहा हूँ मैं अपने जिम से। आप देख सकते हो भाई, ये है मेरा योगा वाला रूम, इधर है मेरा जिम वाला रूम जहाँ पे मैं करता हूँ जिम और एक्सरसाइज। यहाँ मैं करता हूँ अपनी कार्डियो, बिकॉज ओपन स्पेस है, खुला डुल्ला है, तो यहाँ मज़ा आता है कार्डियो करने में। बाकी भाई आज का ना कुछ प्लान ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं कहीं ट्रिप पे। एक शॉर्ट ट्रिप है, मतलब आज जाएंगे और रात तक वापस आ जाएंगे। सो इट्स अ रोड ट्रिप एंड हम एक बहुत अच्छी चीज़ भी देखेंगे इस बीच में अपने रोड ट्रिप के। सो बने रहे मेरे ब्लॉग में। एंड आज का वर्कआउट वैसे मेरा हो गया है पूरा। सो चलते हैं सीधा फ्लैट, करते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर उसके बाद निकलना है। ऑलरेडी 8:30 या 8:45 हो चुके हैं एंड हमारा प्लान ये था कि हम 9:30 बजे तक अपने फ्लैट से निकल जाएंगे, बट आई बिलीव कि हमको 10 बज जाएंगे निकलते निकलते। बट एनीवेज लेट्स गो। ले भाई, ये तो अभी तक सो रही। नेहा, अरे उठ जाओ, 9 बज गए, 9 बज गए, उठना नहीं है भाई। ये तो अभी तक सो रही। अब कब जाएंगे कब आएंगे पता नहीं। ले लेते हैं प्रोटीन फिलहाल, हालत तो रखी है खस्ता। तो लड़की सीधा आके उठ के अपने रसोई घर में घुस गई है भाई। अभी तो तुम वहाँ लेटे हुए थे, अब तुम यहाँ आ गए एकदम से। क्या है ये क्या बना रहा है? कि क्या बन रहा है भैया आज? ले भाई, ये क्या है भाई? ये क्या अंडे को ऊपर से डाल रहे हो तुम? ए तेरी शेफ हो रही नेहा, क्या बन रहा है? ये टोस्ट है? ले भाई। सो गाइस टाइम देखो, टाइम हो गया अप्रॉक्सीमेटली 10, अप्रॉक्सीमेटली नहीं भाई तो कंफर्म 10 हो गए। एंड अभी हमारी हो चुकी है तैयारी, तो अब बस सिर्फ नहाना रह गया। नहाने के बाद निकलेंगे अपनी एक शॉर्ट ट्रिप पे। एंड बने रहे मेरे ब्लॉग में देखने के लिए कि हम आज कहाँ जा रहे हैं। दो प्यार करने वाले आज जा रहे हैं प्यार करने वाली जगह पे। फाइनली गाइज अपनी गाड़ी में हम बैठ गए हैं, गाड़ी हो गई है स्टार्ट। तो करते हैं आज का ये सफर और छोटी सी रोड ट्रिप स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम। सो सियापति रामचंद्र की जय। सो गाइज फाइनली अब आ गया है टाइम निकलने का, तो फटाफट चलते हैं। पहले पेट्रोल डलवाना है, फिर पेट्रोल डलवा के निकलते हैं सीधा अपने रास्ते पे। टाइम हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं भाई। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हम 11 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 11:25 हमको यहीं हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, रोड ट्रिप है, मजे मारेंगे रोड ट्रिप पे। चलते रहिए, आप भी हमारे साथ साथ दिखाएंगे आज आपको पूरी रोड ट्रिप। और भैया ये बैठी देखो हमारी बीवी, तो भाई पूरी अनारकली बन के जा रही है आज लड़की है तेरी। बढ़िया लग रही नया है भाई, अनारकली डिस्को चली। लेकिन आज डिस्को नहीं, आज तो कहीं और चल रही तू। ले भाई ले, तो गाड़ी भी अपनी हो गई है स्टार्ट। फटाफट से निकलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, चलते हैं अपने रास्ते पे। तो भाई फिलहाल अभी हम हैं अपने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, और ये जो रास्ता है ये हमको निकालेगा परी चौक। और भाई परी चौक से हम सीधा फिर जाएंगे अपना यमुना एक्सप्रेसवे पे, बिकॉज परी चौक से कनेक्ट होता है यमुना एक्सप्रेसवे। एंड वहाँ पे फिर टोटल रास्ता जो आज हमारा होगा वो पूरा का पूरा जो है वो यमुना एक्सप्रेसवे पे रहेगा। एंड वहाँ से हम सीधा पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे, जो कि है लवर्स पॉइंट। सो भाई आज हम जा रहे हैं लवर्स पॉइंट, बिकॉज दो प्यार करने वाले अगर लवर्स पॉइंट नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे भाई। ये रही मेरी प्यार करने वाली और ये रहा मैं प्यार करने वाला गाइस है भाई। ले जी, बेइंतहा मोहब्बत है, बेशुमार मोहब्बत है, एक दूसरे के सर फाड़ दें। तो भाई चलते हैं फटाफट। पेट्रोल तो भरा लिया हमने, अब बस थोड़ा सा यमुना एक्सप्रेसवे का लेंगे मजा। तेरी बस काट दूं? ले कट फिर कट। तो भाई पहला टोल आ गया है, हम पहुंच गए हैं अपने यमुना एक्सप्रेसवे पे। और ये रहा। ले भाई तो अपनी बारी आ गई अब। क्या हाल है भैया? भैया भी हंस रहे देख के। अरे खुल क्यों नहीं रहा?
तो भाई फाइनली अब निकल चुके हैं अपने पहले टोल से एंड सीधा मिलेंगे आपसे अपनी लोकेशन पे। इतने हम करेंगे अपनी रोड ट्रिप को एंजॉय एंड दिखाएंगे आपको आज कि हम कहाँ जा रहे हैं रोड ट्रिप पर। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अभी सब्सक्राइब कर लो। देखो मौज होने वाली है सबकी, बढ़िया। सपोर्ट करो अपने छोटे भाई को या बड़े भाई को यार, करो यार। लड़की बोर होगी भाई इस रास्ते पे। आप देख रहे हो अभी हमको 114 किलोमीटर चलना है और 114 में से 107 किलोमीटर इसी हाईवे पे रहना है जो कि है यमुना एक्सप्रेस वे। तो भाई सही में यार, पता है अब तो नींद आने लगी है मेरे को भी भाई। और अभी 117 किलोमीटर 107 किलोमीटर इसी पे चलना है भाई साहब। चले ही जा रहे, खत्म ही नहीं हो रही वो सड़क, खत्म ही नहीं होती है। बट एनीवेज भाई जो भी कह लो, नितिन गडकरी जी ने काम बढ़िया कर रखा। सड़कें एकदम मक्खन है भाई। यमुना एक्सप्रेस वे किसी ने काम करा है तो वो उन्होंने ही किया है, वरना तो सब ऐसे ही हैं, सब यूं ही हैं। ये देखो भाई, ये देखो उत्तर प्रदेश रोडवेज जा रही है यहाँ से। और भाई लेकिन सड़कें एक नंबर है ना, मजा आ रहा है वैसे गाड़ी चलाने में। बट कभी कभी बीच बीच में ना बोरिंग हो जाता है यार, क्योंकि आप चले जा रहे हो शहर ही नहीं आ रहा, चले जा रहे हैं मजेदार। बट सड़कें एक नंबर। काटी रात मैंने खेतों में तू आई, अरे इस बार तो एकदम चल गई। हो काटी रात मैंने खेत। ऐसा लग रहा कि जैसे भाई किसी ने ना मेरे को दे दी नशे की गोलियां। मैं गाड़ी चलाते हुए यूं हो गया भाई। ये रास्ता इतना सुनसान रास्ता ना, मतलब टाइम पास के लिए कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही यार। दूर दूर तक गाड़ियां नहीं दिख रही है, और जो दिख रही है भाई वो जूम करके निकल जा रही है एकदम से। ले भाई मैं भी देखो भाई 100 की स्पीड थी, अभी कम हो गई, लेकिन 120 पे चला रहा था मैं भी अभी। और यार एक चीज और मैंने फील करी है, कमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोगों को पता है। सीमेंटेड सड़क पे जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो भाई मेरी जो गाड़ी है ऐसी लग रही है जैसे खींचनी पड़ रही है। लेकिन जब तारकोल वाली जब सड़क आ रही है ना, तो उसमें इतनी स्मूथ चल रही है, उसे पता ही नहीं चल रहा कि कब मैं 120 130 पहुंच जा रहा हूँ। कमेंट करके बताना यार ऐसा क्यों है, जिसको अगर पता है तो प्लीज बताना भाई, क्योंकि ये मैंने खुद अभी एक्सपीरियंस करा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो देख रहे हो मेरी वीडियो। भाई बस एंटरटेनमेंट के लिए ना बस यही आ रहा है, देखो टोल, और कुछ नहीं आ रहा। वहाँ देखो भाई, वहाँ काफिला निकल रहा, पता नहीं कौन मंत्री जा रहा, IAS जा रहा, IPS जा रहा, हमें नहीं पता। बट एंटरटेनमेंट के लिए यही है। बताओ इनसे बात कर लूँ, है ना भैया से बात कर लूँ। भैया क्या हाल है आपके? हैं भैया, काट दो। चलो भैया कट गया। ले भाई फिर एंटरटेनमेंट खत्म हो। कितनी गाड़ियाँ आ गई एकदम से। अभी तो मैं कह रहा था गाड़ियाँ नहीं है, ये इतनी सारी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई? सभी ये काफिले की गाड़ियाँ हैं ये। भाई कौन जा रहा है? कोई तो मंत्री होगा फिर ये। ले भाई नया पकड़ी जरा किसी एक को। क्या भैया जरा बातें कर लो चलते चलते हमसे यार, हम बोर हो गए। अभी भी गाइस सच बताऊं तो 32 किलोमीटर रह गया है। दिमाग खराब हो गया है, दिमाग की भेजा फ्राई हो गया। अभी तो सोते सोते रह गया मैं, यूं हो गया था, यूं एकदम से फिर यूं हुआ। और ये पता नहीं कहाँ लगी पड़ी। ये कह रही मुझे थान के कपड़े दिला दो। अरे पहले भाई ये रास्ता तो पूरा कर ले, तुम्हें थान के कपड़े यहीं दिला दूं, साइड में गाड़ी रोक के। बताओ खोल दो दुकान यहीं तुम्हारे लिए, थान के कपड़े के लिए है भाई। ओए है नाराज होगी भाई, फिर नाराज होगी भाई। सच में इसका ना एक बटन है इसके पास, जो इसको ना स्विच ऑन करना होता है अपना मूड ऑफ तो स्विच ऑन कर देती है, स्विच ऑफ करना होता है स्विच ऑफ कर देती है। ले भाई ऑन ऑफ। ले अब ये खाने लग गई, बस मुंह चलाए जाओ। गाय हो तुम, हैं? चढ़ती रहोगी जब देखो। देख नहीं रही इधर, इग्नोर मार दी सारी बातों को। एटीट्यूड देख रहे हो, इग्नोरेंस ऑन टॉप। कुछ कह रहा मैं? ओ चढ़ने वाली बब्बो। जब मूड खराब करा था तब सोचना चाहिए था। अबे मूड क्या खराब करा? अबे गाइस मैं यहाँ गाड़ी चला रहा, ये कह रही मुझे थान का कपड़ा ले लेना चाहिए। मैंने कहा मैं गाड़ी चलाऊंगा इसका थान दिलाऊं, है भाई? ये बोला तुमने? तो क्या बोला था मैंने? यही तो कहा था। छोड़ो जो ठीक वो ठीक, जो ये कह रही है वो ठीक है भैया। शी इज ऑलवेज राइट, नो लेफ्ट नो फ्रंट नो बैक, ओनली राइट। नया पहुंच गई तू आज प्यार के उसमें पॉइंट पे। इतना प्यार करती हुई है तू मुझसे, तुझे यहाँ लिया है आज। देख मैं
ये जा रहे हैं हमारे गाइड साहब आगे। भैया भैया अपना नाम बता दो। मोहम्मद कैफ। अरे भाई जी आप तो बिल्कुल ही क्रिकेट खेल दिया आज तो। सिर्फ नाम छुड़ा दिया है उनका। अच्छा। ताकि लोगों को पता रहे, याद रहे कि हाँ किसी से मिले हुए हैं। ओके तो नया बताओ कहाँ रखे हैं हम अब? ताजमहल। सो गाइस वी आर एट ताजमहल एंड ये भैया हमारे साथ चल रहे हैं जो हमको पूरा का पूरा गाइड देंगे कि यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और ये तो आपको पता ही है, जहाँ जहाँ मैं चलूँ वहाँ वहीं तुम्हारा नाम लेते ना फ़ोन गिर जाता है। जहाँ जहाँ मैं चलूँ वहाँ वहाँ ये साथ चले मेरे। कभी तो छोड़ दिया कर। नहीं नहीं नहीं, चलो 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 भाई पहले ये लाइन क्रॉस करनी है। देखो तुमको लेडीज़ में जाना है, मेरे को जेंट्स में जाना है और वहाँ पे आना है आगे, ठीक है? हो मत जाना। पहले तो ये लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी। पुलिस वाले भैया खड़े हैं, इनको हेलो कर दो। जगह हो मुझे बता दीजिएगा, जहाँ पे आपको पॉज लेना हो थोड़ा सा तो वहाँ रुकिए। ठीक है। अब ऐसे चलते हुए तो बना सकता हूँ हाँ नॉर्मली वीडियो, मतलब ऐसे नहीं कर सकते रील्स वगैरह समथिंग लाइक दैट, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलते फिरते बातचीत कर सकते हैं। नॉर्मली आप बात कर सकते हैं, नॉर्मली आप ब्लॉग्स बना सकते हैं अपने, नॉर्मली कोई भी चीज़ वीडियो में आप कैप्चर कर सकते हैं। बट लेकिन जैसे टिकटॉक स्टार थोड़ा डांस वगैरह करते हैं, हाँ। नॉर्मली वॉकिंग करके आते हैं हाँ, स्टाइल से, हाँ, तो वो हाँ। चीज़ अलाउड है। बस समझ गया। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग यहाँ से। तो सबसे मेन चीज़ ये जो आप डिस्प्ले में फोटो देख रहे हैं ये 1862 का है। उस ओके टाइम पर जो ताजमहल था वो लाइक अ फॉरेस्ट की तरह था, एक जंगल की तरह। बट उस टाइम पर यहाँ कोई वाइल्ड एनिमल नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ विजिट करने से डरते थे। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है उस टाइम पर लोगों की थिंकिंग क्या हो सकती है जो यहाँ विजिट करने से लोग डरते थे? जंगल की वजह से जानवर आते हैं। मैंने जानवर। आपको पहले ही बताया वाइल्ड एनिमल थे ही नहीं। अच्छा उनकी वाइफ आती है बाहर। वाइफ तो मर चुकी थी, बाहर कैसे आई? वाइफ से डरे? तुम्हारी तरह नहीं है सारी। वाइफ अच्छा वाइफ। एक्चुअली लोगों की जो थिंकिंग एंड मेंटेलिटी थी उस टाइम पर 1862 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उस टाइम पर लोग यहाँ विजिट करने से इसीलिए डरते थे क्योंकि इस वाइट बिल्डिंग के अंदर शाहजहां एंड मुमताज़ की ग्रेव है। Means ओके कब्र। हाँ। और कब्रिस्तान में लोग जाने से आज भी डरते हैं, तो उस टाइम पे भी obviously डरते बात है, डरते ही होंगे। इसीलिए 1884 में एक ब्रिटिश फैमिली आई थी जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नर थे। अपनी फैमिली के साथ अगर विजिट किया था तब इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। तब आज की डेट में 7 वंडर्स में से एक है जिसकी पोजीशन 6 नंबर पर। तो अपडेट कैसे हुआ एंड लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर कौन थे वो चीज़ हम आगे डिस्प्ले में देखेंगे। जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस फोटो डिस्प्ले की लाइट जा चुकी है। कोई इसमें आपको दिखेगा, देखिए बिल्कुल सेंटर में ये थे लॉर्ड कर्जन जो कि उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नर थे। अपनी फैमिली के साथ आकर विजिट किया था मैम, तब इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ था। जहाँ से अभी उन्होंने फोटोग्राफी देखी है आपने, एक्चुअल में मुगल्स टाइम पर इस प्लेटफॉर्म को बोलते थे मीटिंग पैलेस। बट आज की डेट में उस प्लेटफॉर्म का नाम चेंज होकर रखा हुआ है द प्रिंसेस लेडी डायना टेबल। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसेस लेडी डायना थी उन्होंने उस टेबल पर बैठकर सोलो फोटोग्राफी करी थी जिस टेबल पर शाहजहां बैठा करते। ओके इसीलिए आज की डेट में वो ताजमहल की सबसे वीआईपी टेबल है। आज भी अगर कोई वीआईपी या वीवीआईपी सेलिब्रिटीज अगर ताजमहल विजिट करने आते हैं तो अपनी फैमिली या अपनी वाइफ के साथ हमेशा उसी टेबल पर से फोटोज कराते हैं, जो आज की डेट में सबसे वीआईपी टेबल। वो टेबल वो है जो बीच में है। ये बिल्कुल ओके हमारी नहीं ये दिखेगी अभी अंदर वैसे? ये भी होगी, क्यों नहीं होगी? आप भी वीआईपी है। सेलिब्रिटी से कम हो तुम, है? तुमने अभी खुद बोल दिया वाइफ। तुम अपने आप को मत कंपेयर करा करो। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं ये फोटोज मेन एंट्रेंस गेट के अंदर से ली हुई है, जिसे हम बोलते हैं रॉयल गेट मीन शाही दरवाजा। ओके व्हाइट बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट लेफ्ट एंड राइट साइड में देखेंगे आपको दो रेड कलर की बिल्डिंग नजर देख रहे हैं मैम। बट इन दोनों बिल्डिंग में से ये जो लेफ्ट हैंड वाली बिल्डिंग देख रहे हैं आप, इस बिल्डिंग का मेन मोटिव था बनाने का। बट जो राइट साइड में देख रहे हैं इसका कोई मोटिव नहीं था। ये एक एज अ बैलेंस के लिए बनाई है। बट ये क्यों बनाई है, क्या रीज़न है, ये चीज़ मैं आपको अंदर बताऊंगा। कुछ सस्पेंस रखना है मुझे हर एक चीज़ के लिए। ठीक है क्लियर है? डन क्लियर। भाई भैया बहुत एक नंबर समझा रहे हैं। एग्जाम तो नहीं लोगे इसके बाद मेरा? बिल्कुल लूँगा मैं। ओके, तो जिस चीज़ की मैं आपको बता रहा था, यहाँ देखेंगे ये जो ग्राउंड फ्लोर देख रहे हैं आप, इस जगह का टिकट से अपना जस्ट 45 रुपीज़ का। बट ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन लेंगे तो जस्ट 50 रुपीज़ का पड़ेगा। ओके ऑफलाइन में 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है जो आपने पहले ही ऑब्जर्व किया हुआ है। देन अगर आप व्हाइट बिल्डिंग के अंदर जाएंगे, मीन्स ये जो जगह देख रहे हैं आप, इस व्हाइट बिल्डिंग के अंदर जाने का आपका टिकट है 200 रुपीज़, यानी मोजोलियम टिकट। बट अगर आप शाहजहां एंड मुमताज़ की ग्रेव जो अभी देखने जाएंगे वो रेप्लिका यानी डुप्लीकेट कब्र देखने जाएंगे। ओरिजिनल ग्रेव जस्ट उसके जस्ट सेंटर में नीचे
लेकिन वो सिर्फ शाहजहाँ की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है और वो होता है फैब का महीना। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 3 डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी टूरिस्ट आ सकता है, कोई भी लोकल पर्सन आ सकता है, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट वो ओरिजिनल ग्रेव देख सकता है। बट अभी जो आप देखने जाएंगे वो जस्ट डुप्लीकेट का डन। ओके, तो डुप्लीकेट के नीचे ही बना हुआ है वो? डुप्लीकेट के जस्ट नीचे। ओके, जस्ट सेंटर। तो वो उस टाइम पे हटा देते हैं डुप्लीकेट, मतलब डुप्लीकेट हट जाएगा? डोर ओपन कर देता है। ओके। सेकेंड चीज़, ये जो देख रहे हैं आप सब, ये है ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट। ये एक्चुअल में पहले ऐसे थे, बट उसमें कुछ खराबी और कुछ टूटने के बाद उसको रिनोवेशन किया हुआ है, रिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है, तो उसके फोटोज नीचे लगे हुए हैं। बट उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस मेन एंट्रेंस गेट की, जिसका आधा फोटो लिया हुआ है। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, इस फोटो में जो गेट है, इस गेट को हम बोलते हैं द रॉयल गेट, मीन्स शाही दरवाज़ा। इसकी जो टोटल हाइट है 105 फीट की हाइट है। ऑन द टॉप आपको वाइट डोम नज़र आएंगे ना, एंड सर आपको भी यू कैन काउंट फर्स्ट, आप एक बार काउंट कर सकते हैं कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एग्जैक्ट 11 डोम आपको फ्रंट साइड नजर आएंगे, बट जस्ट बैक साइड आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो डोम्स आप देख रहे हैं ये सबसे पहले ज़मीन पर बनाए हुए हैं, उसके बाद इनको ऊपर लगाया गया। बट अगर यही फोटो में आप इस साइड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको बैक साइड भी नजर आएंगे, देन फ्रंट साइड भी नजर आएंगे। हाँ। दिख रहे हैं? तो आप बैक साइड भी काउंट कर सकते हैं एक बार कितने हैं। 11 फ्रंट है, 11 जस्ट बैक साइड है, टोटल है 22। बट आप दोनों में से मुझे कोई बता सकता है 22 डोम यहाँ क्यों लगाए होंगे, क्या रीज़न हो सकता है लगाने का? जो भी आपका मन करे। 11 मुमताज़ के और 11 उसके, क्या क्या नाम है उनका? शाहजहाँ जी के। ये किसी वाइफ, हस्बैंड या बेटा या बेटी के लिए नहीं बनाए हुए हैं, ये सिर्फ एक ऐसा मेमोरी के लिए बनाए हुए हैं। और मेमोरी क्या है ये चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, अंदर ही बताओगे भैया? हर चीज़ अंदर बताएंगे, यहाँ सिर्फ दिखाएंगे। रखना जरूरी है ना, सस्पेंस इज मस्ट। अगर मैं अभी यही सब बता दूँ अंदर क्या देखोगे। सही बात है। देन द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डिस्प्ले, ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, ये ताजमहल के अलावा जो आगरा के अंदर मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे फोटोज डिस्प्ले के अंदर। बट इन डिस्प्ले के अंदर जो सबसे ज़्यादा ताजमहल के बाद इम्पोर्टेंस दी जाती है, नंबर 1 आगरा फोर्ट यानी आगरा किला। ओके। लास्ट वन इज मेहताब बाग। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वो जगह देख रहे हैं ना आगरा फोर्ट, ये वो जगह है जहाँ शाहजहाँ रहा करते थे, अच्छा, इसीलिए उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। सेकेंड, ये वो जगह है जहाँ शाहजहाँ एंड मुमताज़ की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो भाई यही है वो जगह है जहाँ पर शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने प्रिजन बना के रखा हुआ, कैदी। अच्छा, इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। लास्ट वन, ये मेहताब बाग, जैसे हम मुगल्स टाइम पर बोलते थे ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन, क्योंकि शाहजहाँ अपने लिए काला ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन वो कभी बना नहीं पाया। रीज़न क्या है? यस, ब्लैक ताजमहल, काला ताजमहल। इसके बाद वाइट ताजमहल के बाद बैक साइड, ओके, वो कभी बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? रीज़न ये है, अंदर जाके पता चलेगा। मुगल्स टाइम पर क्योंकि सबसे पहले लगता था रेड फोर्ट के अंदर, यानी आगरा किले के अंदर। ओके। मीना बाज़ार, एक मीना एक लेडीज़ नेम है, क्योंकि लेडीज़ लोग ही वहाँ पर सामान सेल आउट करते थे, उसी को मीना बाज़ार कहा जाता था। मीना बाज़ार के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लेडीज़ लोग जिस स्टेट्स का जो फेमस चीज़ होती थी उसे सेल आउट करते थे, उसे एक्चुअल में मीना बाज़ार कहा जाता था। ओके। 1947 के बाद आप देखेंगे आपको लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको छोटे छोटे रूम्स नजर आएंगे। इन रूम्स के अंदर वो सबसे पहले यहाँ लगता था 1947 के बाद, इस आज़ादी के बाद यहाँ लगा लास्ट 1994 तक। उसके बाद यहाँ पर ASI ने उसको आउटसाइड कर दिया। देन आज की डेट में जो लगते हैं वो प्राइवेट से जो जी। देन अब आप जो देखेंगे, मैंने आपको ऑन द टॉप कुछ डोम्स काउंट करवाए थे फ्रंट एंड हाँ, देन अपने राइट साइड देखेंगे तो आपको ताजमहल का व्यू भी नजर आएगा। एग्जैक्टली। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड ताजमहल। वो रही ऊपर टोपी, आपको मैंने अपना नाम तो बता ही दिया है, मोहम्मद कैफ। जी एग्जैक्टली याद है आपको। बट अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस पॉइंट की जहाँ पर आप खड़े हुए। एक्चुअल में ये जो जगह है इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। फोर कोर्ट फोर एरिया। कोर्ट एरिया का हिंदी में मतलब आप लोगों को पता ही होगा, आंगन, यू नो आंगन। हाँ, आंगन। जैसे आप लोगों के घर के अंदर एक छोटा सा आंगन होता है, जहाँ घर के सभी सदस्य सबसे पहले वहाँ आकर मिलते हैं, मेंबर्स, देन उसके बाद अपने अपने रूम पर जाते। इसी तरीके से ये ताजमहल का वो आंगन है जहाँ दुनिया के हर एक कोने से आदमी आकर सबसे पहले यहाँ मिलता है, देन उसके बाद ताजमहल के अंदर एंटर करता है। इसीलिए यहाँ 4 गेट एंड 4 गार्डन चाहो तो काउंट कर सकते हो। ईस्ट,
साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। देन 2 राइट साइड एक गार्डन है एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड में गार्डन है। बट मैंने जो आपको नाम बताया ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, एक्चुअल में ये आज की डेट के नेम है जो हम लोगों ने रखे हुए हैं। बट एक्चुअल में जो मुगल्स टाइम पर नेम हुआ करते थे वो बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे। कुछ आइडिया है सर आपको क्या हुआ करते थे उस टाइम पर? कोई भी आइडिया एक्सपेक्ट? दायना बायां। नो, एक्चुअली उस टाइम पर शाहजहाँ ने इनके नाम बिल्कुल डिफरेंट रखे हुए थे और वो नेम क्या थे मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं जिसे ईस्ट गेट कहा जाता है मैम, इस गेट का नाम एक्चुअल में मुगल्स टाइम पर था शरिंदी बानो बेगम गेट। शरिंदी बानो बेगम गेट। यू नो शरिंदी बानो? शरिंदी नहीं, शाहजहाँ की सेकंड वाइफ, सेकंड वाइफ। जिनका नाम था शरिंदी बानो बेगम। उनका घर मतलब उस तरफ था। साइड में एक मॉस्क बनाया हुआ है उन्हीं के लिए और उन्हीं के नाम पर इस गेट का नाम रखा हुआ है। अभी आप देखेंगे, आप चाहो तो उस जगह जाकर देख सकते हो, मॉस्क आपको क्लियरली नजर आएगी। लेकिन अगर वहाँ से नजर नहीं आएगी, यहाँ से भी नहीं आएगी। अभी वहाँ से देखेंगे, ठीक है। अब मेरे जो बैक साइड में आप गेट देख रहे हो, इस गेट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एंट्रेंस के लिए। रीज़न क्या है? ये आज की डेट में यहाँ से एंट्रेंस बंद हो चुका है, सिर्फ एग्जिट ही एग्जिट है, लेकिन एंट्रेंस बंद क्यों किया हुआ है रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये जो गेट देख रहे हैं ना मैम आप, ये साउथ गेट कहलाता है, लेकिन मुगल्स टाइम पर इस गेट को बोलते थे लेबर्स कॉलोनी गेट। लेबर्स कॉलोनी गेट। लेबर्स कॉलोनी गेट इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि लेबर्स की एंट्री, लेबर्स जो ताजमहल बिल्ड कर रही थी उनकी जनरेशन उस टाइम पर इसके बैक साइड में रहती थी और वो भी रहा करते थे, इसीलिए इसको लेबर्स कॉलोनी गेट कहा जाता है। बट आज की डेट में ये सिर्फ आपको एग्जिट करने के लिए परमिशन है, अदरवाइज एंट्री करने के लिए परमिशन नहीं है। ओके। रीज़न यही है क्योंकि जो उस टाइम की लेबर्स की जनरेशन है उनकी आज भी कुछ जनरेशन बची हुई है, उनकी खुद की यहाँ पर शॉप्स हैं जिसे हम सुविनियर शॉप्स कहते हैं। तो मोस्टली फॉरनर्स विजिट करना चाहते हैं और वो जो उनको सुविनियर्स बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसीलिए वो बाय करना होता है, तो वो आउटसाइड जाते हैं, वही लोग सुविनियर्स बाय करते हैं। ओके। अदरवाइज आप भी जा सकते हो, लेकिन हर किसी को, मतलब आप ये कह रहे हो जिसके हाथ कटवाए गए थे सबके, उनकी जनरेशन अभी भी वहाँ रहती है इस गेट के पीछे। ये एक मिथ है जो लोग बोलते हैं कि हाथ कट करवाए थे। हाथ कट करवाने इन द सेंस वो मतलब नहीं था कि फिजिकली हाथ कट करवाए। रीज़न क्या था, ये चीज़ प्रॉपर पॉइंट पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये एक मिथ है जो अफवाह है और आधी सच है आधी झूठ है जो लोगों ने फैलाई हुई है। ओके। अगर आप एक बात बताइए, मैं यही क्लियर करता हूँ छोटा सा, वाइट ताजमहल बनाने के बाद अगर शाहजहाँ ने लेबर्स के हाथ कट करवा दिए थे तो ब्लैक ताजमहल कौन बना रहा था? पॉइंट तो है। क्लियर है? तो मतलब आप ये भी बताओगे अंदर जाके कि बिल्कुल। क्यों? जी सर, एक पॉइंट पर हर एक चीज़ का सस्पेंस मुझे रखना है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर करता रहूँगा आपके सस्पेंस। डन। डन, ओके। अभी तो रह गया है सर मैम। इधर आजा, इधर आजा। ओ उस्ताद, इधर आ जाओ अभी। ओके देन लेफ्ट हैंड साइड से जो गेट देख रहे हैं सर आप, इस गेट को कहा जाता है वेस्ट गेट, लेकिन एक्चुअल में मुगल्स टाइम पर इस गेट का नाम था फतेहपुरी बानो गेट। फतेहपुरी बानो। यू नो फतेहपुरी शाहजहाँ फर्स्ट वाइफ। फर्स्ट वाइफ। फर्स्ट इन द सेंस मतलब फर्स्ट नहीं, लास्ट 12th वाइफ, 13 वाइफ एंड मुमताज़ इज 14 वाइफ। तो पहले 11 कौन थी? मतलब ऑफिशियल वाइफ नहीं थी। अच्छा, ऑफिशियल वो गर्लफ्रेंड थी। नहीं का गर्लफ्रेंड। क्लियर है? क्लियर। तो इसीलिए इस गेट के जस्ट आप उस पेड़ के जस्ट पीछे देखेंगे तो आपको रेड कलर का एक छोटा डोम नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा साइड। हाँ, उधर पीछे जी, वो है एक्चुअल में शाहजहाँ की फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम का मॉस्क, जिनके नाम पर, जी उनके नाम पर ये बनाया हुआ है। तो ये इसीलिए इस गेट को कहा जाता है फतेहपुरी बानो गेट। बट एक्चुअल में ये एक लोकल गेट है। लोकल गेट इन द सेंस मतलब ये डोमेस्टिक एरिया से ज़्यादा टच है, कनेक्ट है, इसीलिए लोग मोस्टली यहाँ से विजिट करना पसंद करते हैं। इधर ही चहल पहल है वैसे में। हाँ जी। अब हम वहाँ चलते हैं सेंटर में, जिस मेन एंट्रेंस गेट को एक्सप्लोर करेंगे, तो उसके बाद हम अंदर चलते हैं। थोड़ा सा धूप में खड़े हो जाओगे सर आप लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। बट एवा बताऊँ मैंने एक चीज़ देखी है, जितने भी ये एंशियंट चीज़ें हैं ना, इनके ये दरवाजे इतने बड़े बड़े क्यों बनाए हैं, मुझे इनका रीज़न नहीं पता आज तक। कभी भी किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर जाएंगे, मुगल्स इतिहास के किसी भी मुगल्स की बिल्डिंग्स पर जाएंगे आप, तो आपको 3 चीज़ मिलेंगी। मेन एंट्रेंस गेट हमेशा बड़ा मिलेगा आपको, फाउंटेन्स मिलेंगे, देन द लास्ट पॉइंट गार्डन जरूर मिलेंगे। ये रीज़न यही है, ये हमेशा हर एक चीज़ को इन्वॉल्व करके चलते थे।
इंक्लूडिंग अगर ताजमहल को आप देखेंगे व्हाइट बिल्डिंग के ऊपर जो पिनेकल लगा हुआ है, मेन एंट्रेंस हाँ। पे पिनेकल मतलब व्हाइट बिल्डिंग के जो ऊपर ओनियन शेप डोम है, उसके ऊपर जो डोम लगा हुआ है, उस डोम के अंदर भी अलग अलग कास्ट को रिलेटिव जो मतलब कास्ट की अलग अलग चीज़ें होती थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदू लोगों में सबसे ज़्यादा माना जाता है जिससे वो पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग किस चीज़ को मानकर अपनी सारी चीज़ों की स्टार्टिंग करते हैं। जो पर्शियन लोग थे वो किसी चीज़ को छिड़कने के बाद आपका वेलकम करते थे। तो वो चीज़ अंदर प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा और बताऊंगा। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन अंदर जाके। गेट देख रहे हैं, गेट को हम बोलते हैं रॉयल गेट किंग शाही दरवाज़ा। इसकी जो टोटल हाइट है 105 फीट की हाइट है। ऑन द टॉप मैंने आपको डोम्स काउंट करवाए थे कुछ 11 यस 11। जस्ट बैक साइड भी आपने गिने थे, काउंट किए थे, कितने थे सर? 11 जस्ट 11 फ्रंट एंड 11 बैक, टोटल है 22। बट आप दोनों में से मुझे कोई बता सकता है फ्रंट एंड बैक 22 डोम्स यहाँ क्यों लगाए हैं, क्या रीज़न हो सकता है लगाने का? आपने बताया था कि ये मेमोरीज के लिए। मेमोरी क्या चीज़, किस चीज़ की मेमोरी, मैं ये पूछ रहा हूँ। उसकी 22 बीवियाँ थी। नो नहीं नो, एक्चुअल में ये एक ऐसा मेमोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1631 में, एंड ताजमहल जो बनकर कंप्लीट हुआ था वो 1653 में बनकर कंप्लीट हुआ था। 22 साल। ताजमहल को जो बनने में टाइम लगा था वो जस्ट 22 ईयर्स है। उस टाइम पर कैलकुलेटर्स, कैलेंडर्स, फोन्स वगैरह नहीं होते थे। एज अ मेमोरी जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होता था एज डोम लगा दिया था। ऐसे करके 22 साल लगे और 22 डोम लगा दिए गए। बट अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि उस टाइम पर कोई कैलेंडर्स, कैलकुलेटर्स, फोन्स वगैरह नहीं होते थे, तो आपको पता कैसे चलता था? आपको इन द सेंस मतलब उनको पता कैसे चलता था कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया? सूरज की उससे सूरज उगता था तो वो एक दिन में रमज़ान। तो मुस्लिम लोग व्रत रखते हैं जिसमें हाँ उस महीने में ताजमहल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। जैसे ही नेक्स्ट रमजान लगते थे वो समझ जाते थे कि वो 1 साल हो गया। अच्छा ऐसे करके 22 ईयर्स लगे एंड 22 रूम्स यहाँ लगा दिए। देन उसके जस्ट नीचे आपको अरेबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखा है। हाँ। आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे लुक लाइक अ पेंटिंग, हाँ बट एक्चुअल में ये पेंट नहीं है। ये सेमी पीसेस स्टोन्स इनले किया हुआ, व्हाइट मार्बल काटा हुआ है और ब्लैक मार्बल उसके अंदर इनले किया हुआ है। ये जो लिखा है ऐसे अरेबिक में बोलते हैं सूरह अल-फज्र, मीन्स एंट्रेंस प्रेयर। ओके। हिंदी में मतलब होता है प्रवेश प्रार्थना। क्योंकि जो शाहजहाँ थे वो मुस्लिम थे, सबसे पहले इसको रीड करते थे, देन उसके बाद इसके अंदर एंट्री करते थे। इसीलिए जी बट भी देख सकते हो और देन इनसाइड भी देख सकते हो, बिल्कुल सेंट्रल बनी हुई है। बट अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऑप्टिकल इल्यूजन। क्योंकि यहाँ से आप ताजमहल को देखेंगे तो आपको ऐसा व्यू नज़र आएगा जैसे ताजमहल बहुत आपके क्लोज है। ओके। क्लोज मतलब नज़दीक है। बट ऐसा नहीं है, ताजमहल अभी हमसे बहुत दूर है। तो इस लाइन को फॉलो करते हुए जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे तो आप फील करेंगे कि हम ताजमहल के पास पहुंच जाएंगे गेट क्रॉस करते ही। लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाना पसंद करेंगे वो उतना ही आपसे दूर होता चला जाएगा। इसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी आंखों का धोखा। तो इसको फील जरूर करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। डन। ऐसा कैसे है लेकिन भैया कि यहाँ से वो पास दिख रहा है और अंदर जाते जाते वो दूर हो जाएगा? ये रीज़न यही है इस गेट की वजह से, क्योंकि इस गेट की जो एंट्रेंस बनाया है बहुत छोटा बनाया हुआ है, ताजमहल बहुत बड़ा है। तो उसका जो मेन एंट्रेंस दिखता है आपको सिर्फ यहाँ से, लेकिन जैसे जैसे आप गेट को क्रॉस करते हैं और उस ताजमहल के जस्ट बैक साइड में कुछ नहीं बना हुआ, तो जैसे ही क्लियर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने स्केच बना के छोड़ दिया। तो वो चीज़ आप फील करेंगे तब आपको प्रूव होगा। अभी यही चीज़ देखेंगे, ये अच्छी चीज़ है। लो भाई आ गए हम अपने ताजमहल। यार कितना सुंदर लग रहा है ताजमहल। आ रहा है मज़ा है भाई। फ़ोटो में तो देखा था, आज असलियत में देख के भी और ज़्यादा सुंदर लग रहा है भाई ये। अब समझ आया कि क्यों है ये वर्ल्ड्स ऑफ वंडर। ऑसम ब्रो। ड्रिंक खिंचानी यहीं खिंचाएंगे खड़े हो गए, बट पहले लोग तो हटें, यहाँ से लोग ही नहीं हटने हैं। तुम ही हटा पाओगे इन्हें। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जो फाउंटेन्स आप देख रहे हैं जो अभी बंद है, बट ये चलते हैं, बट कब चलते हैं हमें भी आइडिया नहीं है, कभी भी चल जाते हैं। बट मोस्टली जब वीआईपी ज़्यादा एंट्री करते हैं तो मोस्टली जब ज़्यादा चलते हैं। बट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये इन फाउंटेन्स की, जो कि मुगल्स टाइम पर ये लगाए गए थे। जिस टाइम पर ये ताजमहल बिल्ड हो रहा था, यानी 16th सेंचुरी में इस ताजमहल के अंदर जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस टाइम पर ये फाउंटेन्स लगाए गए थे। तो ये जो फाउंटेन्स आप देख रहे हैं, ये फाउंटेन्स उस टाइम पर लगाए गए थे। बट उस टाइम पर ये फाउंटेन्स वर्क कैसे करते थे, क्योंकि उस टाइम पर कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस वगैरह नहीं हुआ करते। ये फाउंटेन्स वर्क कैसे करते थे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया आपने यार। इस टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब तो ढूंढना मुश्किल हो रखा है इस वक्त।
एक्चुअली में ताजमहल Vacuum. के जस्ट पीछे यमुना रिवर आज भी है। हम्म, बट उस टाइम पर जब ताजमहल बिल्ड हो रहा था, जो उनकी 20,000 लेबर थी, उन लोगों ने इसके पीछे एक टैंक बनाया हुआ था, जिसे जब शाहजहाँ एंट्री करते थे तो उसे पर डे फिल किया जाता था। दैन जब शाहजहाँ एंट्री करने के बाद उस टेबल पर बैठते थे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जब वहाँ बैठते थे तो उसको प्रेशराइज किया जाता था, अच्छा। जिस प्रेशर की वजह से इसमें से फाउंटेन में से पानी बाहर आता था। ये सिर्फ जब ही चलते थे मुगल टाइम पर, जब शाहजहाँ का वेलकम करना होता था, क्योंकि शाहजहाँ जो थे वो किंग थे, उनके वेलकम के लिए इन फाउंटेन्स को प्रेशर किया जाता था। बट इसके साथ शाहजहाँ जब एंट्री करते थे और उस टेबल पर बैठते थे, फाउंटेन्स के अलावा भी उनके लिए एक और चीज़ के लिए वेलकम किया जाता था, और वो चीज़ थी ड्रम। यू नो ड्रम सर? नगाड़े। हाँ। वो कहाँ बजाए जाते थे, वो चीज़ आगे देखेंगे, आइए। अच्छा, टेबल ये है जो यहाँ जहाँ लोग खड़े हैं। एक्चुअल में मुगल टाइम पर मीटिंग पैलेस हुआ करता था। मीटिंग पैलेस इन द सेंस मतलब वहाँ 4 टेबल थी, जो शाहजहाँ के मेन आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था अमानत खां सिराजी, ईशा अफंदी एंड उस्ताद अहमद लाहौरी। ये 3 मेन आर्किटेक्ट जो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते थे, वो लोग यहाँ पर बैठकर डिस्कशन किया करते थे शाहजहाँ से। ताजमहल के अंदर कोई कमी है तो वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट क्लियर करते थे, इसीलिए उस टाइम पर इसे मीटिंग पैलेस कहा जाता था। पर यहाँ से ब्रिटिश लोगों ने कब्जा करना शुरू किया था और मुगल्स को भगा दिया। वो डेट थी 1880 की। उसके बाद डेवलपमेंट जो शुरू हुआ है वो आप देख सकते हो। बट आज की डेट में भी ताजमहल कुछ परसेंटेज येलो हो चुका है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ जो इंडस्ट्रीज एरिया थे वो हटा दिए गए हैं, और जो पार्किंग प्लॉट था वो पहले ताजमहल के अंदर तक था, यानी मेन एंट्रेंस एरिया जो 4 कोर्ट एरिया दिखाया था, वो एक्चुअल में पार्किंग एरिया हुआ करता था, स्लॉट हुआ करता था। बट पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल कुछ परसेंटेज येलो होने लगा था, इसीलिए वो सारी चीज़ें यहाँ से आउटसाइड है, ताकि इसे कोई हार्म ना पहुँचे, इसीलिए। बट अब हम बात कर रहे हैं सर उस चीज़ की, मैंने आपको बताया था शाहजहाँ के वेलकम के लिए 2 चीज़ होती थी। फर्स्ट फाउंटेन्स चलाए जाते थे, सेकेंड शाहजहाँ के वेलकम के लिए ड्रम बजाए जाते थे। फाउंटेन्स कैसे चलते थे ये चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली बताई। सेकेंड शाहजहाँ के वेलकम के लिए नगाड़े कहाँ बजाए जाते थे ये पता है सर आप लोगों? आप देखेंगे वाइट प्लेटफॉर्म के जस्ट अपोजिट साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड आप देखेंगे, आपको 2 बिल्डिंग नजर आएंगी छोटी छोटी रेड कलर की। देखेंगे सर, ये दोनों बिल्डिंग उस टाइम पर ड्रम हाउस हुआ करती थी, जो कि शाहजहाँ के वेलकम के लिए ऑन द टॉप वहाँ ड्रम बजते थे। बट आज की डेट में इन दोनों बिल्डिंग्स का नेम चेंज किया हुआ है। तो जो मेरे लेफ्ट हैंड वाली बिल्डिंग है, यानी मेरे बैक साइड वाली बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को आज की डेट में बोलते हैं म्यूज़ियम। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ताजमहल को बने हुए 390 ईयर प्लस हो चुके हैं। आज भी अगर कोई भी मार्बल टूट के झड़ता है, उस जगह पर रिकन्स्ट्रक्ट करने जो लेबर्स आती है, तो उसका जो पुराना स्टोन होता है उसे वहाँ सेव कर देते हैं, इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है म्यूज़ियम। दैन जस्ट मेरे जो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को आज की डेट में बोलते हैं हम द वाटर पैलेस। वाटर पैलेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो फाउंटेन्स आज की डेट में चल रही हैं वो प्रेशराइज नहीं है, आज की डेट में इलेक्ट्रिक डिवाइस से चलती है। इसीलिए फाउंटेन्स की जो भी वर्किंग प्रोसेस, जो भी उनके प्लांट्स वगैरह है, वो सब कुछ वहाँ लगा रखी है, इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है वाटर पैलेस। तो ये जो यहाँ पे जितने भी ये फाउंटेन्स हैं, ये उसके थ्रू चलती है, कह रहे हैं यहाँ तक। बट अब आपसे सर मेरा एक सवाल है, और सवाल ये है, मुझे आपसे पूछना है कि ये जो आप ताजमहल इसे देखने आए हैं इतनी दूर से, तो ये आप क्यों देखने आए हैं, क्या रीज़न है, कुछ बता सकते हैं? आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये शाहजहाँ ने क्यों बनवाया, किसके लिए बनवाया, क्या वजह थी बनाने की, और अपनी वाइफ मुमताज़ के लिए ही क्यों बनवाया? और मुमताज़ का एक्चुअल में नेम मुमताज़ नहीं था, ये शाहजहाँ ने खुद रखा हुआ है। एक्चुअल में मुमताज़ का नेम था रियल अर्जुमन बानो बेगम। अर्जुबन बानो तो सेकंड वाली भी थी। सारी बानो थी। एक्चुअल में मुस्लिम में टाइटल नेम होता है बेगम, बानो। हाँ, ये चीज़ एक टाइटल नेम होती है, शादी के बाद नेम दिया जाता है। बट एक्चुअल जो नेम था वो था अर्जुमन। इसीलिए एक्चुअल का जो ताजमहल का रियल नेम, वो ताजमहल नहीं है। एक्चुअल जो रियल नेम है वो है रोज़ा मुनव्वरा अर्जुमन बानो बेगम महल। तो ये ताजमहल कब रखा गया? ताजमहल मीन्स द हेड ऑफ क्राउन। ओके, मतलब हेड ताज, जो कि किंग्स मतलब होता है, किंग्स आप पैलेस। जानते हैं, बनाया भी उसी तरीके से है, हेड ऑफ क्राउन की तरह। बट मुमताज़ का जो नाम रखा हुआ है मुमताज़ का इंग्लिश में मीनिंग होता है द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया की खूबसूरती, इसीलिए उनको मुमताज़ का टाइटल ले दिया। रीज़न क्या था वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जो आप ये ताजमहल देख रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं द सिंबल ऑफ लव, प्यार की निशानी,
ये शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में बनवाई। हाँ, लेकिन आपसे सवाल मेरा ये है सर, शाहजहां की और भी वाइफ थी, लेकिन उनके लिए क्यों नहीं बनवाई? उन्हीं के लिए क्यों बनवाई? मैंने आपको बताया पहली नहीं थी वो, थी नहीं। पहली वो थी जो ईस्ट में जिसका गेट था। तुम भैया की बातें ध्यान से सुन नहीं रही हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे सुंदर थी ये। एक्चुअली मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे मेन चीज़, शाहजहां की एंड मुमताज़ की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो आपको पता है कहाँ हुई थी? और जो मुमताज कौन सी वाइफ थी? लास्ट 14 लास्ट 14th वाइफ के लिए ये बना था। स्पेशल थी ना भाई वो, लास्ट 14 इन द सेंस मैंने आपको बताया सिर्फ 3 ही ऑफिशियल थी, बाकी अनऑफिशियल। अनऑफिशियल थी। मतलब 11 अनऑफिशियल वाइफ, 3 ऑफिशियल वाइफ। मैं टोटल काउंट करके आपको बता रहा हूँ, जस्ट 14 वाइफ। जो उनकी ऑफिशियल थी वो लास्ट की 3 थी, स्टार्टिंग वाली नहीं थी। वो गर्लफ्रेंड्स थी, एज अ गर्लफ्रेंड, इसीलिए कह रहा हूँ मैं भी। जनरेशन में एज अ गर्लफ्रेंड कहा जाता है, बट उस टाइम पर उनको कुछ और नाम दिया है। तो ये आखिरी मोहब्बत थी उनकी। आखिरी मोहब्बत। यही पहली थी और यही आखिरी। एक पहली 2 भी तो है। वो मोहब्बत नहीं थी, वो अरेंज मैरिज थी, ये लव मैरिज थी। फोर्सफुली शादी कराई थी। आज सारी चीजें मैं एक्सप्लोर कराता हूँ, डोंट वरी। तुम समझती नहीं हो यार। ठीक है हम समझिए, हम समझ। यू नो शाहजहां, हम्म, शाहजहां को तो आप लोग जानते ही होंगे। शाहजहां जो थे एक्चुअल में 5th मुगल बादशाह थे, बट मुगल्स तो टोटल 7 थे, बट जिस टाइम पर शाहजहां यहाँ रूल कर रहे थे वो 5th नंबर पर आए थे। सबसे पहले कौन मुगल थे, आपको कुछ आइडिया है सर? अकबर, नो, सबसे पहले थे बाबर, बाबर, सेकेंड हुमायूं, हुमायूं, थर्ड अकबर, फोर्थ जहांगीर, 5th शाहजहां, 6th औरंगजेब एंड लास्ट इज बहादुर शाह जफर। फिर उसके बाद यहाँ ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया था और मुगल लोगों को आउट कर दिया गया था। तो जो 5th मुगल बादशाह थे शाहजहां, उन्हें एक एज अ टाइटल नेम तो आपको पता है, दुनिया जानती थी एज अ किंग के नाम एंड एज अ एम्परर के नाम से, बट उनको एक निक नेम और दिया हुआ था, और वो निक नेम था आशिक। आशिक है तेरी आशिक टाइटल नेम क्यों दिया था, कुछ आइडिया है आप लोगों को? भैया। वो आशिकी में लगे हुए थे 11, 12, 13, 14, 14 5 की वजह से। मैं आपको बताता हूँ। चलिए, मैंने आपको बताया शाहजहां की 14 वाइफ थी, उसमें से 11 अनऑफिशियल एंड 3 ऑफिशियल। बट जो 3 ऑफिशियल वाइफ थी, सबसे पहली का नाम क्या था? फतेहपुरी बानो बेगम, सेकेंड शरहिंदी बानो बेगम, एंड द लास्ट इज मुमताज़। तो आप मुझे एक बात बताइए, वाइफ ऑफिशियल 2 और भी थी, बट उनके लिए 2 मॉस्क बनाया छोटी छोटी, जैसे आप लोग जानते भी नहीं है। मैं एक्सप्लेन नहीं करता तो आपको समझ में ही नहीं आता। लेकिन लास्ट इज मुमताज़, उनके लिए इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई जैसे पूरी दुनिया देखने के लिए पागल है। ऐसा क्यों? इतनी पार्शलिटी क्यों की? वो सबसे सुंदर होंगी उनकी। वाइफ तो है ना मैम, सुंदर या ना सुंदर होने से क्या फर्क पड़ता है? तो उनकी वाइफ मोहब्बत का एंड था। मोहब्बत की एंड था, ये आंसर सही हो सकता है। कह सकते हो आप, बट अब मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये था कि शाहजहां ने फर्स्ट एंड सेकंड वाइफ से सिर्फ एज अ फोर्सफुली शादी करी, एंड द लास्ट इज मुमताज़ से उनकी लव मैरिज। एंड लव मैरिज क्यों, कैसे, क्या हुई थी, कुछ आइडिया है आप लोगों को? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो शाहजहां एंड मुमताज़ की मीटिंग हुई थी, यानी उन्होंने एक दूसरे को जो देखा था, वो सबसे पहले देखा था आगरा फोर्ट के अंदर, यानी लाल किले के अंदर। का किला जो जहाँ शाहजहां रहा करते थे, उस जगह पर। क्यों? क्योंकि जब शाहजहां एंड मुमताज़ की मीटिंग हुई थी, तो मुमताज़ की उम्र थी जस्ट 13 ईयर ओल्ड, एंड शाहजहां की उनकी उम्र थी जस्ट 14 ईयर ओल्ड। मतलब 1 साल का डिफरेंट था। बट पहले आप एक चीज़ क्लियर करो, पहले साल से आज की थी क्या शाहजहां जी की? शाहजहां जी कितने साल के थे? 14 साल के। 14 साल के, और वो थी उनकी लास्ट लव है, और वो थी 14th वाइफ। उससे पहले वो 9-10 साल की। तो मैं आपको बताता हूँ, क्लियर पहले साल से ही, मतलब इसीलिए उनका नाम रखा गया था ये। तो मैंने आपको क्या कहा, आप गर्लफ्रेंड को एज अ वाइफ में कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। वो तो कितनी भी हो सकती है ना एट अ टाइम। अरे बट मैं कह रहा हूँ 14 मतलब 14 ईयर्स के शाहजहां जी थे, बचपन में स्टार्ट। ठीक है? नहीं, वही, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, आप सारी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, डन ठीक है, है, क्लियर नहीं हो तब आप मुझसे रिपीट क्वेश्चन कीजिएगा। डन। जब मुमताज़ की और शाहजहां की मीटिंग हुई तो कितनी उम्र थी उनकी? 14। 13 एंड 14 ईयर। उस टाइम पर जो मुमताज़ थी वो इंडियन लड़की नहीं थी, मुमताज़ जो थी वो एक ईरानी लड़की थी। तभी आप जानते हो ईरानी लोग कैसे होते हैं, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वही होते हैं।
मैं कह रहा हूँ मिल्की वाइट वही लोग होते हैं, हाँ अदरवाइज हम लोग तो ब्लैक एंड वाइट हैं। तो इसीलिए उस टाइम पर शाहजहाँ की मुमताज़ से मीटिंग ऐसी हुई क्योंकि जो मुमताज़ के फादर एंड मदर वो जो लोग थे वो दोनों ऑलरेडी शाहजहाँ के यहाँ वर्क करते थे। क्योंकि शाहजहाँ के जो मुमताज़ के जो फादर थे वो एक एज अ राइटर का काम करते थे एंड जो मदर थी वो एक एज अ शॉपकीपर का काम करती थी मीना बाजार के अंदर। अच्छा उस टाइम पर मुमताज़ अकेली थी जिन्हें उन्होंने भी बुलाया। जब उनको वहाँ से बुलवाया गया तब मुमताज़ वहाँ आई तो शाहजहाँ का उनसे आई कांटेक्ट हुआ। तो उस टाइम उस लेवल की लेडीज़ लड़कियों में से मुमताज़ सबसे रेयर दिख रही थी, सबसे ब्यूटीफुल। इसीलिए शाहजहाँ को उनसे क्रश हुआ। जब उन्हें क्रश हुआ तो शाहजहाँ ने उन्हें प्रपोजल किया डर डर के 1 साल बाद। जब उन्हें प्रपोज किया तो मुमताज़ ने एक्सेप्ट किया। रीज़न क्या था? क्योंकि शाहजहाँ इन फ्यूचर आने वाले टाइम के किंग थे और मुमताज़ एक लोअर क्लास, लोअर क्लास, तो इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब एक्सेप्ट किया तो शाहजहाँ ने और मुमताज़ ने फैसले किया शादी करने का, जस्ट 15-16 ईयर ओल्ड की उम्र। लेकिन जब जहांगीर के पास गए तो जहांगीर के पास जाने के बाद उन लोगों ने बात की कि हमें शादी करनी है। और जहांगीर कौन थे? शाहजहाँ के फादर। अच्छा चैन बाई सिस्टम मैंने आपको बताया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफ़र। सिर्फ बहादुर शाह जफ़र जो थे वो लॉन्ग टाइम पीरियड से, मतलब मुगल्स की जनरेशन में से, चैन सिस्टम नहीं था बट थे जनरेशन में थे, बट उन्होंने काफ़ी टाइम बाद उसको यहाँ रूल करना शुरू किया था। लेकिन जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये लोग चैन सिस्टम है, यानी फादर बेटा 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 ऐसे गए। तो शाहजहाँ के जो फादर थे उनका नाम था जहांगीर। उन्होंने जब सुना कि ये मेरा बेटा इनसे शादी करना चाहता है तो उन्होंने क्लियर वर्डों में मना कर दिया कि मैं आपकी शादी इनसे नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप एक आने वाले टाइम के किंग हो और ये जो है बहुत पुअर फैमिली करते हैं, इसीलिए आपकी शादी इनसे नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही मुमताज़ की उम्र जस्ट 18 ईयर ओल्ड हुई और शाहजहाँ की कितनी हुई फिर? जस्ट 19 ईयर ओल्ड। 19, 1 साल का डिफरेंस। उस टाइम पर जहांगीर की डेथ हो गई। शाहजहाँ के फादर थे। जब उनकी डेथ हुई तो शाहजहाँ ने ऑन द स्पॉट मुमताज़ से शादी की। मौके का चौका। जैसे हम मुमताज़ की शाहजहाँ से शादी हुई थी तो उम्र क्या थी मैम शाहजहाँ मुमताज़ की? 19। लेकिन जब मुमताज़ की डेथ हुई थी तो उनकी उम्र थी जस्ट 39 ईयर ओल्ड। 39 साल की उम्र के अंदर मुमताज़ की डेथ हुई। तो शादी के बीच का जो डिफरेंस था शाहजहाँ के साथ वो कितने ईयर का हुआ था? 21 जस्ट 21 ईयर, 21 साल। आप मुझे एक बात बताइए, 21 साल एक छोटी टीनेज उम्र हो गई। उस उम्र के अंदर मुमताज़ से 14 बेबी हो, छोटी बात है ये? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भैया। इसीलिए मुमताज़ को आइडिया हो चुका था मैं आप सर्वाइव नहीं कर, इसीलिए मुमताज़ की वहाँ पर डेथ। लेकिन डेथ होने से कुछ टाइम पहले शाहजहाँ मुमताज़ ने शाहजहाँ को बुलवाया था फाइट से बीच में से कि मेरे कुछ सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं। तो शाहजहाँ ने कहा था आप कहाँ जा रहे हो? कहा अब मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊँगी, तो अब मेरा वक्त हो चुका है, तो बट मेरे जो सपने हैं वो आपको पूरे करने हैं। पहला ड्रीम था कि मेरे मरने के बाद आपको मेरे बेबीज़ का बहुत ज़्यादा केयर करना है, हर एक फादर करते हैं। सेकेंड, सबसे रेयर, मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। अक्सर मुगल्स में ऐसा होता था, एक की मरने के बाद दूसरी हो जाती थी, दूसरी तैयार रहती थी, तो इसीलिए उन्होंने वहाँ रेस्ट्रिक्शन लगाया, आगे नहीं बढ़ोगे आप। एंड द लास्ट पॉइंट कि मेरी विश है, मेरे ड्रीम है कि मैं पूरी दुनिया विजिट करूँ, क्योंकि एक पुअर फैमिली की लड़की, लोअर क्लास लड़की, एक किंग से अगर शादी कर ले तो उसके माइंड के सेटअप चेंज हो जाते हैं। मेरे अगर किसी क्वीन से हो गई तो मेरे भी चेंज, ऑब्वियसली। मैं अभी यहाँ 7वें आसमान कार से चल रहा हूँ, हो सकता है मैं 7वें आसमान पे जाओगे। हाँ बिल्कुल, नॉर्मली 7वें आसमान में चढ़ जाऊँगा। तो उसी तरीके से मुमताज़ का भी माइंड वही हो गया, तो उन्हें पूरी दुनिया विजिट करनी थी। लेकिन शाहजहाँ ने कहा था पहले आप अपनी कंडीशन से फ्री हो जाओ, जो डिलीवरी वाली कंडीशन थी उससे फ्री हो जाओ, उसके बाद हम पूरी दुनिया विजिट करेंगे। लेकिन जब मालूम पड़ा कि मुमताज़ की वहाँ पर डेथ हो गई, लेकिन शाहजहाँ को तो पूरी दुनिया विजिट करानी थी, वादा पूरा किया था, तो अब क्या करें? तो शाहजहाँ ने फैसला किया कि मुमताज़ के लिए मैं ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा जिससे पूरी दुनिया बिल्डिंग है। इसलिए ये जो आप ताजमहल देख रहे हैं ये यहाँ नहीं बनना था, ये तैयारी थी बुरहानपुर के अंदर। भाई ये जितना आपको छोटा दिख रहा है ना, ये एक्चुअल में उतना ह्यूज है भाई। यहाँ लोग भी छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझे, तो ये भी छोटी दिख रही है भाई। ये क्या होता है? छोटी दिख रही है ना मैं, अच्छा, साइन दे रही
चले अंदर भैया। ये आप वीडियोग्राफी, ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में वो है यमुना के जो अपोजिट साइड जमीन पर कुछ बना हुआ दिख रहा है। हाँ। ये वो जगह है जहाँ शाहजहाँ अपने लिए ब्लैक ताजमहल बना रहे थे, लेकिन वो कभी बन नहीं पाया। ओके। क्यों नहीं बन पाया, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। आज से करीब 400 साल पहले, क्योंकि ताजमहल को बने हुए 390 ईयर प्लस हो चुके हैं, तो ताजमहल को बनाने में उस टाइम पर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ था, कुछ आइडिया है आप लोगों को? ताजमहल बनाने में भैया 400 किलो का तो सोना ही था। वो तो पहले की, मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन, लेबर चार्ज, मार्बल, 200 करोड़, ट्रांसपोर्ट, XYZ चीज़ की बात 200 करोड़। उस टाइम 400 साल पहले। आज की डेट में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्राइसलेस है, ये कोई कीमत ही नहीं है, कितना लग सकता है कोई आइडिया नहीं है। बट मैं मुगल्स टाइम की बात कर रहा हूँ। 100 करोड़। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में उस टाइम पे जो टोटल खजाना था उसकी वैल्यू थी जस्ट 10 करोड़। कितनी? 10 करोड़। 10 करोड़। उसमें से 40% इन्वेस्ट हुआ था इस ताजमहल को बनाने में। टाइम पर इसे बनाने में खर्च हुए थे सर जस्ट 4 करोड़, यानी 40% पैसा इसमें इन्वेस्ट हुआ। और जो 40% इन्वेस्ट हुआ था वो सिर्फ एज अ ट्रांसपोर्ट, एज अ लेबर चार्ज, क्योंकि ये जगह भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। यानी ये मार्बल, जैसे आप वाइट ताजमहल देख रहे हैं, ये मार्बल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा क्यों? अच्छा। क्योंकि ये जो जगह है, ये जगह शाहजहाँ की खुद की नहीं है, ये जगह थी राजा जयसिंह की। राजा जयसिंह राजस्थान की। अच्छा। शाहजहाँ की जगह नहीं थी, ये जगह थी राजा जयसिंह की। जो जगह है टोटल है वो है 42 एकड़। बट यही जगह शाहजहाँ ने चूज़ क्यों की? कहीं और भी बना सकते थे, लेकिन यही बनाया। ऐसा क्यों? क्योंकि सामने शाहजहाँ का घर है और शाहजहाँ चाहते थे कि मैं अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने रखूं और इसीलिए फील कर सकूं, नजर रखेगा इसीलिए इस जगह को डिसाइड किया। लेकिन जब इस जगह को डिसाइड किया तो ये जगह निकली राजा जयसिंह की। लेकिन शाहजहाँ जब राजा जयसिंह के पास गए ये जगह लेने के लिए, तो जो उनके आर्किटेक्ट थे उन्होंने तो जाने की परमिशन दे दी, लेकिन जब शाहजहाँ वहाँ से ये जगह लेकर आए तो उनके आर्किटेक्ट ने क्लियर वर्डों में मना कर दिया कि हम आपकी वाइफ के लिए यहाँ मकबरा नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जगह है वो गिफ्टेड है, यानी आपको गिफ्ट की। और कोई भी रिलीजियस की चीज़ आप किसी की गिफ्ट दी हुई चीज़ पर नहीं बना सकते, इसीलिए उनके आर्किटेक्ट ने मना किया। क्यों? क्योंकि अगर आज भी आप कोई मंदिर या मस्जिद बनाएंगे तो किसी की गिफ्ट, दान दी हुई चीज़ पे नहीं बना सकते। आप अगर बनाएंगे या तो आपको पे करना पड़ेगा उसको, या खरीदनी पड़ेगी, दो ही काम होते हैं। वरना आप नहीं ले सकते, ना छीन सकते, ना गिफ्ट दे सकते। इसी तरीके से ये भी एक रिलीजियस की चीज़ थी, क्योंकि वो अपनी वाइफ के लिए मकबरा बना देते थे, इसीलिए। लेकिन जब उनके आर्किटेक्टों ने मना किया तो शाहजहाँ वापस वहाँ गए, राजा जयसिंह से बात की। लेकिन राजा जयसिंह ने कहा कि आपको वहाँ खजाना मिला है या वही जगह चाहिए, आप कोई और जगह ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही जगह चाहिए। रीज़न यही है कि मेरी वाइफ की कब्र मेरे घर के सामने है और मैं चाहता हूँ मैं वहीं बनूँ, इसीलिए। तो उन्होंने कहा बस मुझे आप इसकी कीमत बताइए, मैं आपको पे करना चाहता हूँ। तो राजा जयसिंह ने कहा मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि शाहजहाँ जो थे वो पूरे इंडिया के किंग थे और राजा जयसिंह सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्ट के किंग थे, राजस्थान के। इसीलिए वो उनसे नहीं कुछ कह सकते थे। तो शाहजहाँ ने क्या कहा, ठीक है आप मुझसे नहीं लेना चाहते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसके बदले जगह दूँ, वो आप मुझसे वो जगह ले लें और ये जगह आप मुझे दे दें ताकि हिसाब बराबर हो। लेकिन उन्होंने कहा डन। तो शाहजहाँ ने इसके बदले उनको जयपुर में इससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी जगह और ज़्यादा ही थी, मतलब टोटल दी 200 एकड़ के आसपास, अप्रॉक्स 200 मीटर और 200 एकड़ जगह दी, क्योंकि ये जगह है 42 एकड़। तो जब उनको ये जगह दी तो राजा जयसिंह बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। क्यों? इसी तरीके से शाहजहाँ ने जब उनको ये जगह दी तो राजा जयसिंह बहुत खुश हुए। जब वो खुश हुए तो उन्होंने बदले में क्या किया, मैंने कहा मेरी भी आपसे एक शर्त है, आपने मुझे बदले में इतनी बड़ी जगह दी है, मैंने इतनी दी, मेरी शर्त ये है कि मैं भी आपको कुछ देना चाहता हूँ जिससे आप अपनी वाइफ के लिए मकबरा बनाएं। तो ये जो मार्बल आप देख रहे हैं, जिस मार्बल से इस ताजमहल को बनाया, ये कहाँ से आया हुआ है? जयसिंह। राजस्थान से। और राजस्थान के किंग कौन थे? राजा जयसिंह। ये मार्बल उन्होंने एज अ गिफ्ट किया हुआ है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ जो पैसा इन्वेस्ट हुआ 4 करोड़, वो सिर्फ ट्रांसपोर्टिंग चार्ज। और ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं होता था कि एरोप्लेन में लोड किया और यहाँ ड्रॉप किया। उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट होता था, ऊँट गाड़ी, बैल गाड़ी, हाथी गाड़ी, उन सब से ट्रांसपोर्ट होता था। तब जाकर इसे बनाने में 4 करोड़ इन्वेस्ट हुए और 22 साल लगे। बट अब आप एक बात बताइए, शाहजहाँ अगर अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाते तो सबसे पहले उनको क्या चाहिए था मैम? सबसे पहले ब्लैक मार्बल।
ब्लैक मार्बल, ये जो अरबिक में आप लिखा हुआ देख रहे हैं, इस मार्बल को बोलते हैं ओनेक्स फ्रॉम बेल्जियम। तो आप एक बात बताइए, सबसे पहले उनको मार्बल चाहिए था, तो शाहजहाँ इंडिया के किंग थे, बेल्जियम के तो नहीं थे। सबसे पहले उनको वहाँ से मार्बल खरीदना होता, दैन ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, दैन लेबर चार्ज। तो सोचे जब इसे बनाने में 4 करोड़ इन्वेस्ट हुए, जो कि सब कुछ फ्री था, तो इसे बनाने में कितना इन्वेस्ट होगा? 400 करोड़, नहीं, 100 गुना। आप आइडिया लगा सकते हो। और बाकी खजाने में वैल्यू कितनी बाकी बची थी? बाकी कितनी बची हुई थी? टोटल 10 करोड़ का खजाना था, 6 करोड़। 4 करोड़ यहाँ लग गया, बचा 6 करोड़। तो सोचो जब उसमें इतना ज़्यादा लगता तो क्या उनके बेटे औरंगजेब कभी अपने फादर को ये परमिशन देते कि जो कुछ बचा हुआ है वो भी इन्वेस्ट कर दें ब्लैक ताजमहल बनाने के लिए? और जो कुछ है, जो कुछ खजाने में है, वो भी खर्च करने के बाद आप दूसरों से कर्जा लो। कर्जा लेने के, कर्जा मतलब इन द सेंस लोन ही हो गया ना, लोन लेके बना सकते थे, क्योंकि खजाना इतना नहीं था कि वो ब्लैक भी अफोर्ड कर सके। इसीलिए उनके बेटे ने अपने फादर को बहुत क्लियर वर्ड एंड पोलाइटली समझाया, आज के बाद आपने ये बिल्डिंग बना ली, अब मत बनाइए, क्योंकि जो पैसा आपने इन्वेस्ट करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो कुछ बचा है वो मत इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपके मरने के बाद जब मैं यहाँ का किंग बनूँगा तो यहाँ की जनरेशन को नहीं संभालूंगा, क्योंकि खजाने में पैसे ही नहीं बचे। और आपके जाने के बाद जब मैं यहाँ का किंग बनूंगा तो यहाँ जो लोग हैं तो मुझे बहुत गंदा रूलर कहेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप ये जगह पर कुछ नहीं करें। लेकिन शाहजहाँ ने कहा मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया तो मैं अपने लिए। औरंगजेब ने कहा आप 1 नहीं 4 बनवाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपका खुद का पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी खजाने में से खर्च किया। तो शाहजहाँ नहीं माने, शाहजहाँ ने ज़बरदस्ती वहाँ पर अपने लिए ताजमहल की तैयारी की। जब तैयारी की तो उनके बेटे को गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा फ्यूचर बेकार जाने वाला है। इसीलिए उन्होंने अपने फादर को वहाँ जाकर बंदी बनाया। और बंदी बनाने के बाद उनको उन्हीं के घर में ले जाकर 8 साल तक कैद रखा। प्रिजन बनाया, बट होम प्रिजन, आउटसाइड नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मैंने अपने अगर फादर को कहीं और रखा तो उनकी जल्दी डेथ हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उनके सामने रखा ताकि वो लाइफ ज़्यादा दिन तक रहे। इसीलिए बट 8 साल बाद जब उनकी वहाँ पर नेचुरल डेथ हो गई, तब उनको वहाँ से निकाल कर मुमताज़ के राइट साइड में दफना दिया। अगर इनकेस ब्लैक ताजमहल बन जाता तो उसकी जगह वहाँ थी। इसीलिए कभी ब्लैक ताजमहल नहीं बना। एक बात तो नहीं समझ आ गई कि शाहजहाँ के अंदर दिमाग बहुत था भाई। उस बंदे ने जो ये ताजमहल बना रखा है ना, ये जो वंडर है वर्ल्ड में, वो नॉर्मली नहीं बना हुआ है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त लगी है उसको बनाने में भाई। फिज़िक्स है इसमें, बहुत फिज़िक्स इन्वॉल्व है इसको बनाने में, समझ रहे हो? ये सच्चे आशिक की पहचान है जो हमारे पीछे आपको दिख रही है। आसान नहीं है। आज हमने कब्र देखी ना। तुम तो कब्र ही दिखाना लोगों को, कब्र भी देखी भाई हमने यहाँ। तो आज क्या समझ आया तुम्हें नेहा, ये बताओ। तो आज ये आज हमने इतने बढ़िया मोहम्मद कैफ, आज हमने मोहम्मद कैफ भैया करे, तो अब तुम बोलो कि क्या समझ आया, बताओ क्या समझ आया, ये बताएगी। ये समझ आया कि आज यहाँ मेरी और शानू की मोहब्बत की जीत हुई है। हम शानू भी मेरे लिए एक ऐसा महल बनाएगा और आप सब देखते जाओ। गत्ते का, गत्ते का ही बनाओ तुम, पर बनाओ तो सही। गत्ते का बना के उसको सफ़ेद पेंट कर दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सो भाई ये है देखो ताजमहल, जो कि जिसको बोला जाता है, जो है 7 वंडर्स में से एक, एंड बहुत सुंदर है भाई। जितना फ़ोटो में हमको दिखता था ना उससे ज़्यादा। हाँ, लाइक यू। तो भाई फाइनली आज हमारी भी हो गई है ताजमहल पे फ़ोटो, है भाई। शानू बहुत टाइम से जाना चाहता था ताजमहल, मैं तो ओके थी। अच्छा, मैं ही तो प्यार में पागल हूँ, तुम तो थे ही नहीं प्यार में पागल। प्यार और भाई ये ना जो फाउंटेन आपको दिख रहे हैं, अभी तो ये इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं, लेकिन जब ये बनाए गए थे ना भाई, तब आपको यकीन नहीं करोगे इसके अंदर जो फिज़िक्स है ना, आपको बताता हूँ। ये जो ताजमहल दिख रहा है, इस ताजमहल के जस्ट पीछे ना जो यमुना रिवर बह रही है, वहाँ पे शाहजहाँ ने अपना एक वो बना रखा था जिस पे वो बैठता था या किसी को लेबर को बिठाता था, उसका प्रेशर दबता था और यहाँ से भाई फाउंटेन चलते थे, देख रहे हो। इसीलिए तो मैं कह रहा था भाई कि यहाँ पे जो ताजमहल बना हुआ है ना, ये जो ताजमहल बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा फिज़िक्स से भरा पड़ा है। नो केमिस्ट्री, नो बायोलॉजी, ओनली फिज़िक्स। भाई पीछे देखो ताजमहल, हम जा रहे हैं यहाँ से। बट एक चीज़ बताऊँ भाई, आज हमको सारा का सारा जो हमको बताया वो बताया हमारे मोहम्मद कैफ भाई ने। एक नंबर गाइड थे वो हमारे, बोल वो रहे थे लेकिन मुंह हमारे सूख गए। भाई पानी पीना है फटाफट, यही पी लेते हैं पानी, यहीं पे देखो इन सारा पानी है। बहुत पढ़ाई करी गाइस, आज मैंने बहुत पढ़ाई करी। कुछ नहीं पढ़ाई करी, जो पढ़ाई करी सब भूल गई है लड़की।
एक नाम ही तो भूल गई। नाम भूल गई। अभी यहाँ सबसे कॉमेडी बात भाई सुन तो लो, ये कह रही ये है मुमताज़ और मैं हूँ इसका शेरशाह। इसने शेरशाह बना दिया मुझे, हैं? शाहजहां। शाहजहां, शाहजहां, शेरशाह कहा था तुमने। कह रही शेरशाह। हाँ, कारगिल भी भेज दो मुझे, लड़ाई करने भी भेज दो। मुमताज़ के लिए कारगिल भी चले जाऊँगा लड़ाई करने। ले भाई, चलो गाइस फटाफट चलते हैं अब, अपना थोड़ा बहुत खाते हैं, पीते हैं पानी और निकलते हैं नोएडा की तरफ वापस, क्योंकि कल को फिर से ऑफिस। सो आई होप आपको मेरा आज ये ताजमहल का जो ब्लॉग है वो अच्छा लगा हो।